नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ा ऐप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट को अभी शुरू ही किए हैं और उसमें हम लोग अभी स्टोन एज वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको एक एक पार्ट अलग अलग करके समझा रहे हैं ताकि आपको पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए, अगर हम शुरू में इतिहास को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें एंशिएंट वाले पार्ट यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में होता है। तो हम एक छोर से चीज़ों को आरंभ किए हैं। सबसे पहला वीडियो हम लोगों ने पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति को लेकर बनाया। इसके साथ हम लोगों ने इतिहास के विभाजन को लेकर बनाया। इतिहास के विभाजन के उपरांत हम लोगों ने स्टोन एज को आरंभ किया और स्टोन एज में हम लोग पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इन दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नौ पाषाण काल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नौ पाषाण काल के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। नौ पाषाण काल के बाद थोड़ा सा हम लोग ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल, जो आपका दक्षिण भारत के जो महापाषाणिक संस्कृतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नगरीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है आपका जो विकास के आधार पर जब हम लोग इतिहास को विभाजित किए थे, तो कल हमने आपको जो वीडियो दिया था यानी पिछला वीडियो जो हमारा था वह आपका था मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई जो ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले अगर कोई जानकारी देता है तो उनका नाम है C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल हमें सबसे पहले क्या करते हैं, मध्य पाषाण काल के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। इसी तरीके से अगर हम नौ पाषाण काल की बात करें तो नौ पाषाण काल को सबसे पहले आपको बता दें, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका नियोलिथिक एज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, नियोलिथिक एज कहते हैं। यह एक ऐसा काल था जो कि भारतीय इतिहास में सबसे विकसित काल, यानी अगर पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो पूरा पाषाण काल का सबसे विकसित काल अगर वो है तो वह क्या है, नौ पाषाण काल है। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं मनुष्यों के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि आता है पहिए का आविष्कार, इसके साथ साथ आपका कृषि का आरंभ, बर्तन निर्माण प्रक्रिया का ज्ञान, इसके साथ साथ आपका आता है पत्थर के साथ धातु हड्डी के उपकरण का प्रयोग। यानी इसकी विशेषताएं जो हैं एक और बताते हैं, स्थायी जीवन एवं ग्रामीण जीवन का आरंभ।
यह सभी विशेषताएं जो है वह आपके नियोलिथिक एज का है, यानी नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल, इसको नाम किसने दिया था? नवपाषाण काल नाम दिया था जॉन लुम्बाक ने। जॉन लुम्बाक ने इसे नवपाषाण काल का नाम दिया था और 1860 में इन्होंने सबसे पहले 1860 में सबसे पहले पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। यानी अगर नवपाषाण काल उपकरण की बात करें तो नवपाषाण काल का नामकरण किसने किया? तो नामकरण आता है भैया आपका जॉन लुम्बाक का। जॉन लुम्बाक ने क्या किया? 1860 में नवपाषाण कालीन वस्तुओं को प्राप्त किया। नवपाषाण काल की विशेषताओं की बात करें तो स्थायी जीवन एवं ग्रामीण जीवन का आरंभ, पहिए का आविष्कार, कृषि का आरंभ, बर्तन निर्माण प्रक्रिया का ज्ञान, पत्थर के साथ धातु हड्डी के उपकरण का निर्माण और इसके साथ आग का भली भांति उपयोग। यहां से 3 प्रश्न पूछते हैं। पहले तो पूछता है कि आग का सबसे पहली बार उपयोग कब किया गया? तो उपयोग जो है वह हुआ आपका मध्य पाषाण काल में। कब हुआ? मध्य पाषाण काल में सबसे पहली बार उपयोग हुआ। कई बार परीक्षा में पूछता है कि आग से लोग परिचित कब हुए थे? तो आग से परिचित जब हुए थे तो उसको कहते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल। यहां पर आग से लोग परिचित हुए, मध्य पाषाण काल में उसका उपयोग किए और नवपाषाण काल में आग का भली भांति उपयोग किया जाने लगा। ठीक, तो ये सब नवपाषाण काल की क्या थी? विशेषताएं थी। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिए और इसका नोट भी इसको कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं और इसको और बताने का प्रयास करते हैं। अगर हम पूरे नवपाषाण काल की बात करें तो यह काल उत्तर और दक्षिण, यानी इसका जो विस्तार था आपके भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर से लेके दक्षिण तक ये सभ्यता एक तरीके से इस काल का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। साथ ही अगर हम बात करें आपके उत्तर भारत से उपकरण प्राप्त करने का, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नवपाषाण कालीन उपकरण जो है आपका उत्तर भारत से सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है आपका ली मिसूरियन। क्या नाम है? ली मिसूरियन। ली मिसूरियन पहले व्यक्ति थे। क्या थे? पहले व्यक्ति थे जो उत्तर भारत से पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक, यानी ली मिसूरियन की अगर बात करें तो उत्तर भारत से सबसे पहली बार नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किए थे। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, कि दक्षिण भारत से पाषाणिक उपकरण प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आता है निबिलियन फ्रेजर। किसको आता है? निबिलियन फ्रेजर। लिख देते हैं हम यहां पे निबिलियन कहीं कहीं इसको फ्रेजर भी कहते हैं। निबिलियन फ्रेजर या फ्रेजर की बात करें तो
दक्षिण भारत से, यानी अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत से नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त करने का श्रेय जो जाता है वो निबिलियन फ्रेजर को जाता है, और उत्तर भारत से जो जाता है वो ली मिसूरियन को जाता है। और आगे चलते हैं और कुछ नवपाषाण काल के बारे में और जानते हैं। जैसा कि इसकी विशेषताओं के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। एक बार इसकी विशेषताओं को पुनः हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने कहा चाक का निर्माण, तो चाक का निर्माण अगर देखा जाए तो चाक यानी इसको हम लोग पहिया कह सकते हैं, और यहीं से जो है बर्तन बनाने का, तो बर्तन की बात करें तो कच्चे और पक्के, ठीक है, दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कहाँ से? नवपाषाण काल से। और इसके साथ साथ ये हस्त निर्मित भी हैं। क्या है? हस्त निर्मित भी हैं, और हस्त निर्मित के साथ साथ क्या है? चाक निर्मित भी हैं, यानी चाक पर भी बनाया गया है इन्हें कुछ को, और कुछ जो है हाथ से भी बनाए गए हैं। ठीक, ये आपका क्या है, यहाँ की ये विशेषता है। साथ ही हमने आपको बताया, कृषि की बात करें तो हमने आपको बताया ही कृषि का प्रमाण, स्थायी जीवन, ये सभी जो है नवपाषाण काल की क्या है, विशेषताएं हैं। अब नवपाषाण कालीन कुछ उपकरणों के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि नवपाषाण कालीन उपकरण कैसे होते थे। नवपाषाण कालीन उपकरणों की अगर देखा जाए तो पहली विशेषता इनकी ये थी कि यह उपकरण मध्य पाषाण काल की अपेक्षा सुंदर और छोटे थे। तो अगर नवपाषाण कालीन उपकरण की बात की जाए तो भाई मध्य पाषाण काल की अपेक्षा क्या थे, सुंदर थे और छोटे थे। अगर इनके उपकरणों की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका इस तरीके के उपकरण का सबसे पहली बार प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। इसके साथ साथ ये भी नवपाषाण कालीन उपकरण के अंतर्गत आता है। साथ साथ आपके छोटे छोटे इस तरीके के उपकरण जो है हमको नवपाषाण काल के अगर हम उपकरणों की बात करें, यानी हम अगर औजार की बात करें तो इस शेप में क्या किए जाते थे, नवपाषाण कालीन उपकरणों को क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का नवपाषाण कालीन आपके प्रमुख स्थल। अब हम लोग नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो स्थल आता है वो आता है आपका बलूचिस्तान का मेहरगढ़। तो सबसे पहले हम अब लोग पढ़ेंगे क्या है, सबसे पहला स्थल क्या है,
बलूचिस्तान में मेहर गढ़ वाला जो क्षेत्र है वो, इसके साथ उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का दोआब, यानी उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का दोआब भी इसी के अंतर्गत आता है। साथ ही आपका अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर का गुफक कराल नामक जो स्थल है वह भी आपका नवपाषाण कालीन स्थलों के अंतर्गत क्या होता है, आता है। कुछ और स्थलों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बिहार का आपका सारण जिला और चिरान, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका आता है क्या, चिरांद आता है। कहाँ का, सारण जिला। ठीक, यहां से जो है नवपाषाण कालीन उपकरण और कुछ वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं। एक एक स्थलों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करके क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग स्थलों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अब जैसे कि नवपाषाण कालीन स्थलों की अगर हम बात करें तो आपको इसके समय सीमा के बारे में अगर बताएं तो इसका जो समय होता है नवपाषाण काल का, इसको कहा जाता है कि भाई लगभग आपका 8000 से 6000 पूर्व का जो समय है या वर्ष पहले का जो समय है वह नवपाषाण काल के बारे में जाना जाता है। अगर हम इसके जनक की बात करें तो कहा जाता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस को इसके जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो अब हम लोग एक एक स्थल और स्थलों से प्राप्त अवशेषों के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका, अगर हम लोग यहाँ पे दक्षिण वाले भाग इधर उत्तर की बात करें तो यहाँ वाला जो एरिया है, यानी इधर का जो आपका टोटल एरिया है, जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया आता है, तो उत्तर भारत में सबसे पहले जो आपका कश्मीर है, ठीक है, वहां पे हमने कहा कौन सा है, गुफक कराल। गुफक कराल नामक स्थल से क्या होता है, हमको सबसे अधिक पाषाणिक उपकरणों का क्या होता है, प्राप्ति होता है। गुफक कराल की अगर बात करें तो यहां से हमको गर्ता आवास और हड्डियों का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, गर्ता आवास और हड्डियों का प्रमाण। गर्ता आवास का मतलब होता है भूमि के अंदर खोदकर जो घर बनाया जाता था बिल्किनुमा, उसको गर्ता आवास कहते हैं। अगला स्थल है आपका क्या, बुर्ज होम। बुर्ज होम की अगर बात करें तो बुर्ज होम से जो चीजें मिली है उसमें आपका आता है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। क्या है, जो लोग हिस्ट्री से पीजीटी और नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नवपाषाण कालीन स्थलों की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही बात करते हैं हम लोग मेहरगढ़ की, जहां से
हमको जो अलग अलग प्रमाण, तो यहाँ पे 2 स्थल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ की अगर बात करें तो सबसे पहले भैंस को पालने का प्रमाण पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में सबसे पहले भैंसों को पाले जाने का प्रमाण जो मिलता है वो नवपाषाण कालीन संस्कृति में मिलता है। और कहाँ से? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। और इसके साथ आपका आता है 2 स्थल और आते हैं। एक आता है आपका कोल्डिहवा और दूसरा आता है आपका चौपनी मांडो। तो पहले हम लोग कोल्डिहवा की बात करते हैं। कोल्डिहवा नामक स्थल जो है वह धान की फसल के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध था। अगला जो है स्थल आपका वो है चौपानी मांडो। क्या है? यहां से अगर बात करें तो यहां पे आपका जौ और बाकी चीजों का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। क्या आता है आपका? जौ और गेहूं का जो प्रमाण मिलता है वो यहां से मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहां से हमको नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के स्थल जो है सामग्री मिलते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब। यहां की अगर बात की जाए तो यहां से सर्वाधिक मात्रा में गांवों का प्रमाण और इसके साथ साथ स्थायी जीवन का प्रमाण जो मिलता है वो हमको यही से मिलता है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या किए? पूरे नवपाषाण काल को क्या किए? डिस्कस किए। नवपाषाण काल में हमने आपको नवपाषाण काल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, उसके सामान्य परिचय के बारे में बताया, नवपाषाण काल की क्या विशेषता थी ये मैंने आपको बताया, और साथ ही हमने आपको नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल और प्रमुख स्थल से मिलने वाले अलग अलग सामग्री को हमने क्या किया? बताया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का स्टोन एज वाला जो पार्ट है जो हमने आरंभ किया था उसमें हम आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल यहाँ तक हम चीज़ों को कवर कर लिए हैं। कल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में हम लोग कैलकोलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा महापाषाण कालीन संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग वहां से सिंधु घाटी की सभ्यता से चीज़ों को आरंभ करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो पर और हमारे चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों में, साथियों में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वह अपनी परीक्षा की तैयारी हमारी संस्था से, हमारे अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ा चैनल से जुड़कर वो आसानी से कर सके। जय हिंद, जय भारत।